होगा अगर वो थर्ड पार्टी कंप्रोमाइज हो गई। जनरली ऐसा होता नहीं है कि थर्ड पार्टी कंप्रोमाइज हो गई तो उसको तुरंत ही पता चल जाएगा, कोई एक्शन ना लिया गया हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी हैक हो चुकी है या फिर यहाँ पे कोई इंट्रूडर इंट्रूडर की प्रेजेंस अवेलेबल है। वो सिंपली धीरे धीरे क्रॉल करके बैंक तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो अपने अटैक्स एग्जीक्यूट करेगा या फिर अपने जो भी एजेंडा है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी थर्ड पार्टी सिस्टम्स हैं, इंटीग्रेशन है, उनको भी उनको अटैक करने को जो सप्लाई चेन अटैक कहते हैं। इसकी इससे प्रिवेंशन के लिए जनरली मॉनिटर करना चाहिए जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज या फिर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन से उन चीज़ों को। बैंक के केस में हम कहेंगे कि जो अगर थर्ड पार्टी की कोई कंपनी है तो वो सारा एक्सेस तो देगी नहीं किसी बैंक को। तो उस केस में उनसे हमें कंफर्मेशन या फिर उनको कोई कंप्लाइंस करना चाहिए कि वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी कंपनी से टाइप करता है या इंटीग्रेशन करता है, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर्स, उनको भी चेक किया जाना चाहिए और अपने उसमें रखना चाहिए अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपके पास मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका भी सिस्टम सिक्योर रहे और उससे हमारा सिस्टम भी सिक्योर रहे। तो सप्लाई चेन अटैक ये सिंपल ये होता है। एक होता है जीरो डे एक्सप्लॉइट। तो जीरो डे एक्सप्लॉइट जो है वो ऐसे अटैक्स होते हैं जो मतलब फॉर एग्जांपल आज ही कोई अटैक डिटेक्ट हुआ है और उसको किसी अटैकर ने एक्सप्लॉइट कर लिया। उसके थ्रू वो उसने सिस्टम का एक्सेस ले लिया तो उसको जीरो डे एक्सप्लॉइट या अटैक बोलते हैं। अ, अब कोई सोचेगा कि ये जीरो डे अटैक होता कैसे है। तो अटैकर जनरली करते क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी अटैकर ऐसे नहीं करता कि उसको सिस्टम का एक्सेस मिल गया और उसने बस वहां पे एक बैनर लगा दिया कि यू आर हैक्ड। इतना बस नहीं रहता। जब भी कोई अटैकर किसी सिस्टम को हैक करता हो तो उसका पर्टिकुलर एजेंडा रहता है कि वो हैक करने के बाद उस पर्टिकुलर एजेंडा को अचीव करेगा। उसके बाद वो वहां से बाहर आता है, तब तक वो वेट करता है कि करना क्या है। कभी ये अटैकर्स करते क्या हैं कि सिस्टम में एंट्री लेने के बाद वहां पे वेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम के पास उस सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि एक पता चला कि हमने कोई वेब सर्वर है वहाँ पे कौन सा मतलब वो एनजीएनएक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर वो कोई पर्टिकुलर सर्वर यूज़ करते हैं और कर रहे हैं, उसका वर्जन पता चल गया। तो अभी उसके बाद वो वेट करते नहीं है, जैसे ही ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी का पता चलता है तब ये पब्लिश होते हैं। तो वैसे ही उसको पता है कि ये जो आप जिस पे वो अटैक करना चाहता है, जिसके सिस्टम में वो है, उसके पास ऑलरेडी ये वाला पर्टिकुलर वर्जन अवेलेबल है। तो अभी वो उस पर्टिकुलर वर्जन की वो पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके और ज़्यादा एक्सेस ले लेता है। तो इसको हम जीरो डे एक्सप्लॉइट करते हैं। जनरली ये बहुत लिमिटेड चांस रहते हैं इनसे सेव होने की, क्योंकि अटैकर ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर रहता है और जो नॉन वल्नरेबिलिटी रहती है वो एक दिन के अंदर कोई भी किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये कोई वल्नरेबिलिटी उनकी एप्लीकेशन या फिर उनकी जो पर्टिकुलर सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं उसमें अवेलेबल थी और उसका वो शिकार हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को से बचने के लिए हमको जो थ्रेट इंटेल वगैरह सर्विसेज होती हैं उनको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, उनको कंटिन्यू फॉलो करके रखना चाहिए। जनरली सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में थ्रेट इंटेल वगैरह होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये सब इंटीग्रेशन नहीं है तो उसको कंटिन्यूसली कुछ कुछ ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास सर्ट जो टीम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो अलग अलग गाइडलाइन पब्लिश करती रहती है जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं। गाइडलाइन पब्लिक करती रहती है, आर्टिकल पब्लिश करते रहती है, या फिर कोई इस तरीके का अटैक एक्सप्लॉइट डिटेक्ट होता है तो उसको भी वो पब्लिश करते हैं। तो कंटिन्यूली हमको इन चीज़ों को फॉलो करते रहना चाहिए
तो उससे हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और हम टाइम रहते अपने सिस्टम को अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज जो है वो मैं लास्ट में लिंक्स उनकी डली हुई है, मैं बता दूंगा वो। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेड। तो जनरली जो हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं ये, कि नॉर्मली जो अटैकर है वो सीधा एक्सेस मिलते ही डायरेक्ट अपने एजेंडा पे नहीं पहुंच जाता है। जनरली लॉन्ग टर्म अटैक जो है वो एपीटी को बोला जाता है। तो अटैकर पहले सिस्टम का एक्सेस लेगा, उसके बाद वेट करेगा वो मतलब आगे वाले सिस्टम्स में एक्सप्लोर करेगा कि वो अगले सिस्टम का या फिर एक्सेस कैसे ले सकता है। वो लेटरली मूव करेगा या फिर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करेगा। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो इनिशियल कंप्रोमाइज करते हैं, मतलब एक सिस्टम को टारगेट किया, उसके बाद उस पर एक्सेस ले लिया, उसके बाद उसका स्टेबलिशिंग ऑफ फुटहोल्ड पूरा ले लिया एक्सेस उसका। फिर लेटरल मूवमेंट चालू करेगा, मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपने मालवेयर या फिर एक्सेस को पहुंचाएगा। मान लो भी मैं सिर्फ एक ही सिस्टम का एक्सेस ले पाया हूँ, मैं और 10 सिस्टम का एक्सेस ले लूँ, तो इससे ये रहेगा कि मुझे 10 सिस्टम की इंफॉर्मेशन पता रहेगी और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी, और अगर एक सिस्टम डाउन हुआ तो मैं दूसरे सिस्टम का एक्सेस लेके अपने अटैक्स कर सकता हूँ। फिर डेटा एक्सफिल्ट्रेशन होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से, उनको कंबाइन करेंगे। उसके बाद अपना जो भी एजेंडा है उनका वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद वो एग्जिट कर जाएंगे सिस्टम से। तो अपने जो भी सारे ट्रैक्स हैं वो सब हटा देंगे, उसमें लॉक्स हो गए आपके, लॉक्स हटा देंगे। कब कब लॉगिन किया था, किसने लॉगिन किया था, कहाँ से लॉगिन किया था, ये सब कुछ भी पता नहीं चलेगा फिर। उसके बाद वो ट्रैक्स हटाने के बाद वो सिस्टम को लीव कर जाते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी का उन्होंने मान लो डेटा ले लिया और फिर वो एग्जिट कर गए। अभी डेटा ये है जो उनके पास हमेशा रहता है, वो कभी भी उस डेटा का यूज कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल को हार्म करने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करने के लिए। तो ये अटैकर के एजेंडा पे डिपेंड करता है कि वो उस जो डेटा उसने लिया है, जो भी एक्सफिल्ट्रेट किया है, उसका किस तरीके से यूज कर रहा है, तो ये अभी उसके ऊपर है। अ, अगला जो अटैक है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो पहले हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक समझते हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस समझते हैं। तो डिनायल ऑफ सर्विस जनरली होता यह है कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, कोई पर्टिकुलर सर्वर है, एक सर्वर है जो कि हमको इंफॉर्मेशन देता है कि आपके मान लो इंफॉर्मेशन देती है किसी वेबसाइट की, कॉलेज की वेबसाइट मान लो फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज की इंफॉर्मेशन उससे हमको मिलती है। तो अभी अ, अगर वो जो सर्वर है जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है वेबसाइट के थ्रू, अगर वो सिस्टम इतना ज़्यादा बिजी हो जाए कि वो जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसके पास, अ, अ, मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, उनको सर्व ही ना कर पाए, तो वो आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब उसके रिसोर्सेस इतने ज़्यादा यूज हो जाएंगे कि वो जो जेन्युइन रिक्वेस्ट है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जनरली कई बार जेन्युइन केस में भी ये वाला केस सीन होता है, जैसे कि कई बार रिजल्ट आता है तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि जो भी, जैसे कि एसएससी की वेबसाइट मान लो, तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, फिर वहाँ पे किसी को रिजल्ट दिखता नहीं है। तो ये जो एसएससी वाला केस है ये जेन्युइन केस है, इसमें इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ हो जाती हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। ये अभी जेन्युइन केस हो गया। अभी सपोज करो कि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती नहीं है, फिर भी आपका जो वेबसाइट है या फिर सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो को जब क्रिएट करता है कोई अटैकर, तो उसको उससे मतलब वो सर्विस डाउन हो जाती है। इसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स जो है वो बोलते हैं। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है वो क्या होता है। अभी डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि जो सोर्स है अटैक का वो एक ही रहता है,
और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस उसमें वो मल्टीपल सोर्सेस जो रहते हैं उसके थ्रू वो एक ही सिस्टम पे अटैक करता है, जिसके कारण वो सिस्टम है जो वो अनअवेलेबल हो जाता है या डाउन हो जाता है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। जनरली होता है ऐसा क्यों है कि वो जो टारगेट सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ झेल नहीं पाता है। वो एक जो स्टार्टिंग की जो रिक्वेस्ट है उनको हैंडल करने में लगा हुआ होता है। तो जो जेन्युइन रिक्वेस्ट रहती हैं वो लैप्स हो जाती हैं। अभी इनके अलग अलग टाइप जो हैं वो है वॉल्यूम बेस्ड अटैक, प्रोटोकॉल अटैक, एप्लीकेशन लेयर अटैक्स एंड देन हाइब्रिड अटैक, जो कि इन तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन मिला के किए जा सकते हैं। तो अभी यूडीपी फ्लड हो गया जो कि वॉल्यूम बेस्ड अटैक है। इसमें होता क्या है कि जब भी यूडीपी फ्लडिंग होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम को टारगेट करके वहाँ पे यूडीपी पैकेट भेजा जाता है। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स जब आता है तो उसको रिसीव नहीं किया जाता है। तो उसके कारण जो सिस्टम है वो वेट करते रहता है कि इसका रिस्पॉन्स कहाँ भेजना है। तो इस केस में वो जो सिस्टम है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। सिमिलरली जो प्रोटोकॉल अटैक है उसमें सिन फ्लड अटैक होता है। जनरली टीसीपी बेस्ड होता है। टीसीपी में जो थ्री वे प्रोटोकॉल है उसमें पहला सिंक वाला रिक्वेस्ट जाता है, उसके बाद सिंक एक्नॉलेज वाला मैसेज आता है। उसको अगर सिस्टम रिसीव ही नहीं करता है, जो एंड यूज़र वाला सिस्टम हो गया, तो जब वो सिस्टम रिसीव नहीं करता है तो जो विक्टिम है, विक्टिम सिस्टम, वो वेट करते रहता है कि ये वाला जो पैकेट है उसको वो जो अटैकर सिस्टम था या सोर्स सिस्टम था वो रिसीव करेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। लेकिन वो रिसीव ना करने के चक्कर में वो जो उसके रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज होते रहते हैं, और ऐसे मल्टीपल सोर्सेज से ये एक साथ अटैक किया जाता है। तो इसके कारण वो जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। सिमिलरली एप्लीकेशन लेयर अटैक प्रोटोकॉल है, एच टी टी पी फ्लडिंग हो गया। इसमें मतलब अगर एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे कोई वेबसाइट है तो मल्टीपल रिक्वेस्ट उस वेबसाइट को दी जाती हैं। तो अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट को वो हैंडल नहीं कर पाया तो वो डाउन हो जाता है। हाइब्रिड एग में इन तीनों में से किसी का भी एक मिक्सचर, मतलब इन तीनों में से किसी किन्हीं दो को यूज करके हाइब्रिड अटैक कर सकते हैं। मतलब सर्वर ही डाउन करना है तो उसमें मल्टीपल टाइप को अटैक कर सकते हैं। एक होता है क्रिप्टो जैकिंग। तो क्रिप्टो जैकिंग से पहले हम समझते हैं कि माइनिंग क्या होता है। अभी ये डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो डिजिटल करेंसी में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जो है कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है। तो उस रिसोर्स को, कंप्यूटेशन को लेने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम्स को रेंट पे लगा देते हैं। तो कई बार उससे उनको कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी के कुछ कुछ पॉइंट्स में कुछ मिलता रहता है शेयर। तो अभी क्रिप्टो जैकिंग में होता क्या है कि अभी जैसे आपको क्रिप्टो माइनिंग करनी है तो उस केस में आप अपने सिस्टम को रेंट पे लगाएंगे, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसको, उससे आपको कुछ कुछ जो शेयर है इसका, बिटकॉइन का, वो मिलते रहेगा। लेकिन क्रिप्टो जैकिंग में होता क्या है कि जो अटैकर रहेगा वो आपके सिस्टम को यूज करेगा माइनिंग के लिए। मतलब कि आपके जो कंप्यूटेशन पावर है सिस्टम की वो यूज करेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और जिसका जो जो भी बेनिफिट रहेगा वो जो अटैकर है वो यूटिलाइज करेगा। तो इससे होगा क्या कि आपके सिस्टम बैटरी भी यूज करेगा, आपके सिस्टम का रिसोर्स जा रहा है सारा का सारा, आपका सिस्टम बहुत स्लो चलेगा। और आपको लगेगा कि आपका सिस्टम बहुत स्लो है, लेकिन जो आपका सिस्टम का कंप्यूटेशन है उसकी पावर वो अटैकर यूज कर रहा होता है। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? क्रिमिनल शेयर मैलिशियस लिंक वेबसाइट और कोड इन्फेक्टेड विद क्रिप्टोजैकिंग मालवेयर। तो वो किसी कैसे भी आ सकता है हमारे पास, या तो वेबसाइट के थ्रू, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर कोई कोड हो सकता है। क्रिप्टो जैकिंग टारगेट्स अननोइंगली इंटरेक्ट विद द मालवेयर। तो अभी वो हमारे सिस्टम में आ गया है, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद वो जितनी भी कंप्यूटेशन है
वो कम्युनिकेट करेगा अटैकर के सिस्टम के साथ, और कंप्यूटेशन करके वहाँ पे ट्रांसफर करते जाएगा। और जो फोर्थ है, माइन करने के बाद इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचेगी, और जो उसका जो भी बेनिफिट होगा वो अटैकर माइनिंग के थ्रू अपने पास ले लेगा। तो इस सारे जो ये इस टाइप का अटैक्स, मतलब क्राइम होता है, उसको हम क्रिप्टो जैकिंग बोलते हैं। तो इसमें जनरली वार्निंग साइन क्या होते हैं कि हमारा जो सिस्टम रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा, क्योंकि वो और दूसरे ऑपरेशंस कर रहा होता है जो कि हमको पता नहीं है। ओवरवर्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगी, उसके कारण ही हमारे पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगी। डिवाइस ओवर हीटिंग होगी, क्योंकि सारा रिसोर्स हमारे सिस्टम का यूज़ हो रहा है, तो उसके कारण जो डिवाइस है वो हीट हो जाएगी। अब इतना ज़्यादा जो रिसोर्स है यूटिलाइज हो रहा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही है। तो ये सब इसके जो है वो वार्निंग वार्निंग साइंस है। इसको किसी एंटीवायरस के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब हमारे सिस्टम में होना चाहिए, तो उससे हमको पता चल जाता है। और अगर इनमें से कोई वार्निंग साइन है, तो हमको कोई इवन हम फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वो ऑथेंटिक वेबसाइट से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हमने सर्च किया एंटीवायरस, कहीं से भी उठा के डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जनरली क्रिप्टो जैकिंग के मतलब केस है। अ, अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और जो कि रिसेंटली ट्रेंडिंग भी है, वो है डिजिटल अरेस्ट। इसमें ये सारे कुछ कुछ जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इन सब का यूज़ करके एक जो सिनेरियो बनाया जाता है, वो पूरे सिनेरियो को हम डिजिटल अरेस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो होता क्या है कि ये मिमिक द एक्शन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। तो जो भी पूरे सिनेरियो रहता है लॉ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, उसको मिमिक किया जाता है, लेकिन मलिशियस हैकर्स के थ्रू। करते क्या है वो कि किसी भी एक टारगेट विक्टिम को अ, अपने जाल में फंसा के उसका, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जो भी ये नीचे न्यूज़ दिख रही है आपको, डिजिटल अरेस्ट एंड 7 करोड़ हाइस्ट। वर्धमान ग्रुप के जो सीईओ हैं, वो 82 ईयर्स के थे, अभी ये अक्टूबर का ही केस है। उनको एक फ़ोन आया, जिसमें उनको बोला गया कि पर्टिकुलर जो आपका पैकेज है वो कस्टम में फंस गया है। तो आपको इसको कस्टम से निकालने के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर पैसे देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, पास मतलब मैंने कुछ डिलीवर किया नहीं। तो इसके बाद जो अटैकर है उसने बोला कि नहीं, ये आपके ही आधार कार्ड से किया गया है। आपके आधार कार्ड यहाँ पे लगे हैं, इसमें दूसरे देश के लोगों के पासपोर्ट डले हुए हैं, यहाँ पे कुछ ड्रग्स डला हुआ है। तो अब ये सब सुन के उसने वो चौंक गए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। तो इन्होंने धमकी दी कि नहीं नहीं, ये आपके आधार कार्ड इसमें यूज़ हुआ है, आपको ये बताना पड़ेगा, नहीं तो आप पुलिस से बात कर लीजिए। इसमें हमारी कोई वो नहीं है, आप जो हमको बता रहे हैं वो आप सीधा पुलिस को बता दीजिए। आपको मुंबई पुलिस से कॉल आएगा। अभी अगले कुछ ही पल में उनको मुंबई पुलिस से कॉल आता है। मुंबई पुलिस से कॉल आने के बाद वो उनको वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, पूरा सेटअप वगैरह सेट करके रखते हैं, पीछे पुलिस का लोगो, वर्दी पहने बात करते हैं। उनकी टोन भी वैसी होती है जैसे पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हो। तो जब ये सब कोई आदमी देखता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सच है या झूठ है। तो इतना करने के बाद वो उनको बोलते हैं कि नहीं, ये आपका ही है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, इस पे केस चलेगा आपका। और केस चलने के बाद फिर डिसीजन होगा। तो फिर एक और साइड में ये लोग थोड़े थोड़े इंटरवल में बात करते रहते हैं। मतलब जो विक्टिम है उसको बोलते हैं कि नहीं, आपको कहीं भी किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अगर आप बताएंगे तो सिक्योरिटी को खतरा है देश की। आप खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखिए, कहीं पे पोस्ट मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए। और बातों ही बातों में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालते रहते हैं कि अकाउंट में कितना पैसा है, आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, कैसे कमाते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन वो निकालते रहते हैं। इसके बाद
जब इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो साथ में ही कुछ ऑफिसर जो रहते हैं वो उनको धमकाने का काम करते हैं। कुछ रहते हैं वो सिंपैथी दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम आपकी मदद करेंगे। हमने इमरजेंसी में क्योंकि आपका क्रिटिकल केस है, आपकी एज ज़्यादा है, ये अलग अलग उसके हिसाब से वो एडजस्ट करते रहते हैं विक्टिम के हिसाब से। तो इनको बोला गया कि अ, हम आपको हेल्प करेंगे यहाँ से निकलने में। हमने एक कोर्ट का उनको ऑर्डर दिखाते हैं कि हमने अगले 15 मिनट में आपकी हियरिंग सेटअप की है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अ, उसके बाद कोई साइड में बात करते करते उनके पैसे ट्रांसफर करवा लेता है। ये डिजिटल कोर्ट है उसका सेटअप करते हैं, उसमें सीजीआई वगैरह भी मिमिक करके वहाँ पे बैठाते हैं, पूरा कोर्ट का सेटअप करते हैं, वीडियो कॉल चलता है। तो जब से कोविड में जो वीडियो कॉल पे हियरिंग्स हुई थी, उससे ज़्यादा लोगों को पता है कि हाँ ऑनलाइन कॉल पे भी हो सकती हैं। तो वो झांसे में आके वो सब करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो इस तरीके से उनके अराउंड 7 करोड़ जो रुपए हैं वो अटैकर्स ने ले लिए थे। फिर उनको जब बाद में पता चला, 2 दिन के लिए उनको अरेस्ट करके रखा हुआ था अपने घर पे, ना उन्होंने किसी को बताया ना किसी के साथ शेयर किया। 2 दिन बाद जब उनको थोड़ा समझ में आया कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, तब तब उन्होंने कंप्लेन की। मतलब इनका तो 7 करोड़ में से 5 करोड़ तब भी फ्रीज हो गए जो दो अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, लेकिन कई बार ऐसे केसेस रहते हैं कि वो पैसे बच नहीं पाते, फिर भी 2 करोड़ इनके गायब हो गए। तो सिमिलरली बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ऐसे। अभी इवन अक्टूबर की न्यूज़ की बात करें हम, तो ये सारे अक्टूबर की न्यूज़ की बात है। इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट वाला केसेस हुए हैं। इवन आप मतलब जो इंडिविजुअल है उसके हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं। इवन आज तक के जर्नलिस्ट के साथ हुआ है, अभी ये सीईओ की बात की हमने, नॉर्मल पर्सन हो सकता है। अभी हम में से कई ये सोच सकते हैं कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ हो रहा है, उनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन नहीं, छोटे छोटे लोगों के भी साथ होते हैं। अभी 2 दिन पहले मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उसके उसके घर पे भी हुआ ऐसा। उसका जो फोन है वो खराब हो गया था। तो उसके 2 दिन बाद उसके घर पे कॉल आया कि आपका जो बेटा है वो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसने कुछ कुछ गलत काम किए हैं, इसके कारण हमने उसको अरेस्ट कर लिया। फिर दूसरे का फोन आया कि नहीं हम छुड़वा लेंगे उसको, आप 3 लाख रुपए दे दीजिए तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन अभी वो तो ऐसे फंसे नहीं उसमें, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें शेयर की। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो शेयर नहीं करते। और ये इन सबके कारण ये जो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसके बारे में जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करना है। अभी ये चीज़ इवन पेरेंट्स के साथ भी हो रही है। अभी इसमें से एक आप न्यूज़ ये देख सकते हैं, ये जरूरत की खबर, डिजिटल अरेस्ट के कारण महिला की मौत। तो ये महिला को फोन आया है कि उसकी जो बेटी है उसके लिए उसके साथ उसने कुछ गलत किया है। तो बिन सुन के ही वो महिला की डेथ हो गई। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करवाना है हमको, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि अभी सीईओ को आ रहा है, स्टूडेंट को कुछ नहीं होगा या फिर पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा। तो ये सबके साथ हो रहा है। इवन हमको इनकरेज करना है कि इवन ये अपने पेरेंट्स में भी लोग बताएं, ये ट्रेंडिंग वाला है। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड में जो अटैकर्स हैं अ, वो जनरली मनी जो है उसको चुराने का कोशिश करते हैं। तो इसमें से मोस्टली ओटीपी वाले जो केसेस हैं वो आते हैं, यूपीआई फ्रॉड आते हैं। तो ये सारे जो अटैक्स हैं वो ये फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। इसमें से कई लोग जो हैं वो सोशल इंजीनियरिंग का भी यूज़ करेंगे, फिशिंग का यूज़ करेंगे कि आपके मतलब एक जो वीडियो चलती है जिसमें इवन कोई जो अटैकर है वो आएगा, आपसे फ़ोन मांगेगा। फ़ोन पे आपको बोलेगा कि मुझे घर पे बात करनी है, मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन है, या फिर मेरे मेरे पास फ़ोन नहीं है या फिर बैलेंस नहीं है, तो मुझे मेरे घर पे बात करने दीजिए। अभी वो बात करेगा, वो किसी थर्ड पर्सन से, अपने ही आदमी से बात कर रहा होता है। उसमें वो वहाँ से ओटीपी ट्रिगर करेगा और यहाँ से ये ओटीपी बताने के ओटीपी बता देगा। वो अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं उसमें। वो ये भी यूज़ कर सकते हैं कि
अपना टाइम बता दे कि 12:59 हो रखे हैं, तो वहाँ से वो ओटीपी शेयर कर देगा। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल फिशिंग से भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास ईमेल लिंक आई वहाँ पे पर्टिकुलर पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो वैसे अलग अलग अपने साइड से हम एग्जांपल देके बता सकते हैं वहाँ पे। ये कुछ स्टैट्स हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइम के हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 11% जो है इंक्रीज हो गया है फाइनेंशियल थ्रेट्स में अगेंस्ट सीनियर सिटीजन एंड वुमेन। अगर हम टोटल बात करेंगे तो टोटल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। अभी ये जो डेटा है वो 2024 का ही है। अगर आप 2023 और 24 को कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 3 टाइम्स जो है वो बढ़ गया है। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। इवन बड़ी मुश्किल से लोग इसके लिए अवेयर हुए हैं कि यूपीआई के टाइम पे हमको जो पिन है वो जो पैसा है वो सेंड करने के टाइम पे डालना पड़ता है। इवन लेने के टाइम पे पैसा नहीं डालना पड़ता। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ रहती हैं जो लोग अवेयर नहीं होते, और उसके कारण ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। तो इसमें से कुछ जो पीछे वाले अटैक्स, हमने जो ट्रेंडी अटैक्स की लिस्ट थी उसमें से कुछ लिए हैं, और कुछ जो और हैं, 2 अटैक्स जो वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर बुलिंग है, साइबर ग्रूमिंग है, साइबर स्टॉकिंग है। तो जब भी हम वुमेन या फिर चिल्ड्रन ऑडियंस को या फिर पेरेंट्स को बताएंगे तो इनके बारे में थोड़ा हमको ज़्यादा बताना पड़ेगा। तो जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो होता ये है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके किसी आपके जानने वाले को से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना। ये वाला अटैक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था। अभी 1-2 साल पहले की बात करें तो लोग फेक प्रोफाइल बना लेते थे क्योंकि सबकी जो पिक्चर है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एक फेक प्रोफाइल। हेलो, सर म्यूट करेंगे क्या? हाँ। तो जैसे कि किसी भी पर्सन है उसकी फेक प्रोफाइल बनाई, उसके बाद उसके फ्रेंड को या किसी को किसी रिलेटिव को मैसेज किया कि आई एम एन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, सेंड मी 5,000 रुपीज, आई विल सेंड यू बैक इन सम टाइम और सम डेज, आई एम स्टक एट सम प्लेस। तो इस बहकावे में हम तुरंत आके हम सोचते हैं कि हाँ, इसको हम जानते हैं, और हम पैसा सेंड कर देते हैं। तो इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि हमको जो सामने वाला पर्सन है उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी चाहिए। और जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो वो हमको अलग से फ़ोन करके या फिर अलग कोई दूसरे चैनल से या फिजिकली उससे बात करके हमको वेरीफाई करना चाहिए कि ऐसा सच में है कि ये आपकी प्रोफाइल है, या फिर आप ही बात कर रहे हो, या फिर कोई और है। क्योंकि इस केस में अगर एक बार पैसा चला गया तो वो दोबारा वापस आ नहीं सकता। साइबर बुलिंग के केसेस होते हैं, उसमें मीम शेयर किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके, मजाक बनाया जाता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, ये इंस्टाग्राम पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है। जो ग्रुप्स चलते हैं इसमें, उसमें प्राइवेटली उनको हरास किया जा सकता है। उसके कारण जो सेल्फ स्टीम है वो लो होता है। इसमें ये जनरली जो चिल्ड्रन है और वुमेन्स हैं उनके खिलाफ होता है। जनरली जो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं वो शेयर नहीं करते हैं, इवन चिल्ड्रन एंड इवन वुमेन्स। वो उसको अपने तक ही रखते हैं, जिसके कारण उन पे मेंटली असर पड़ता रहता है। तो उनको उनको एनकरेज करना है कि ये सब वो रिपोर्ट करें, इधर अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को। कहीं ना कहीं वो शेयर करेंगे तो उससे जो जो अटैकर है या जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे 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 उसको एक्शन लिया जा सके उसके ऊपर।
ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो साइबर बुलिंग के कारण हुए हैं। अ, अभी इसमें से कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि लोग इवन सुसाइड भी कर लेते हैं, जैसे गर्ल्स केल्स ओवर फेसबुक हरासमेंट। और अगर WHO की रिपोर्ट की माने तो 6 में से एक जो चिल्ड्रन है वो साइबर बुलिंग का शिकार होते ही हैं। तो जो पेरेंट्स है या फिर जो बच्चे हैं उनको अवेयर करना है कि वो अपने बच्चों से पता करें कि उनके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, और उनको हेलो। समझाएं भी कि अगर ऐसा कुछ हो तो वो कंप्लेन करें, यस सर। बताएं, जिससे कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। आज सर। साइबर ग्रूमिंग ठीक है सर। एक होता है। साइबर ग्रूमिंग में जनरली कोई नोन व्यक्ति भी हो सकता है और अननोन व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें वो आपसे आपको अपनी बातों में फंसा के सेक्सुअल फेवर्स मांग सकते हैं, वीडियोस मांग सकते हैं, फोटोज मांग सकते हैं, जो कि ऑप्शंस हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि बहुत ही एम्बैरसिंग है, अगर पब्लिक हो गई तो ये सब इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन मीडियम में लेके उसके थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे होते हैं। तो कभी भी मतलब ऐसे हमको लोगों को इंक्रीज करना है कि कभी भी वो जो ऑनलाइन है वो अपने ऑप्शंस, इमेजेस, वीडियोस या कुछ भी ऐसा शेयर ना करें जो कि अगर कैप्चर किया जाए या फिर शेयर किया जाए तो वो एम्बैरेसिंग हो। और अगर कोई ऐसे ब्लैकमेल करता है तो सेम उसकी भी कंप्लेन आगे हम कर सकें, वैसा भी इनको इन्फॉर्म करना है। सिमिलरली साइबर स्टॉकिंग है, जिसमें जनरली ये लड़कियों के साथ होता है कि पर्टिकुलर वुमन को कोई कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है कि कहाँ जा रही है, कहाँ पोस्ट कर रहे, कहाँ खा रही है, किसके साथ घूम रही है, और बीच बीच में उस पर कमेंट्स भी पास किए जाते हैं या थ्रू SMS हो गया, थ्रू फोन हो गया, स्टॉक करने के बाद। तो ऐसे अगर केसेस हैं तो सेम इस केस में भी जो वुमेन है उनको इनकरेज करना है कि वो कंप्लेन करें, और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कंटिन्यूस फॉलो करें भी। इन सबसे इम्पैक्ट जो है वो ये फीमेल और जो बच्चे हैं दोनों पे होता है। लोएस्ट सेल्फ स्टीम होता है, सोशल विड्रॉल होता है, एकेडमिक डिक्लाइन होने लगते हैं इनके, फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं कुछ कुछ, गुमसुम गुमसुम रहने लगते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको इनकरेज करना है, उनको अवेयर करना है कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो बच्चों से पूछना है कि मतलब कुछ इश्यूज तो नहीं है कोई, मतलब ऑनलाइन इश्यूज तो नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई इश्यूज तो नहीं है। जनरली पेरेंट्स जो है इसको ठीक से लेते नहीं है कि कुछ और होगा। लेकिन अगर सही टाइम पे डिसीजन लिया जाए तो जो उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं पेरेंट्स के थ्रू। इवन फ्रेंड्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको करना क्या है अपने बच्चों के लिए, बच्चों को टीच करना है कि साइबर बुलिंग होता क्या है, ना तो करना है, ये गलत है, और ना ही कोई करे तो उसको रोकना है, और उसको इन्फॉर्म करना है फर्स्ट पेरेंट्स को। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने अपने तक ही लेके नहीं रखना है उसको। उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है। उनको कुछ कुछ सिनेरियोज बता के, सिचुएशंस बता के एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों जरूरी है, कैसा करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इन्वॉल्व होना चाहिए उनके साथ। जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल टूल है, तो अगर हम फोन देते हैं बच्चों को तो बच्चों के फोन में पेरेंटल कंट्रोल इनेबल्ड होने चाहिए। यूट्यूब अगर देखते हैं तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल इनेबल होने चाहिए, ताकि वो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, वो सब मॉनिटर होता रहे, कितना देख रहे हैं वो सब मॉनिटर होता रहे। तो ये सब उनको पता रखना चाहिए। इवन बी इन्फॉर्म्ड एंड अडेप्टिव। तो
बी इन्फॉर्म्ड एंड अडॉप्टेड मतलब कि जैसे बहुत सारे नए नए गेम्स आते हैं या फिर एप्स आते हैं जो बच्चे यूज करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। अभी मान लो पबजी ही आया, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ये कौन सा गेम है, क्या कर रहे हैं बच्चे, उनको चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, कितना चलाना चाहिए, उस पर क्या कर रहे हैं, उस सब के लिए गाइड करना चाहिए। और इवन मेन है कि पता होना चाहिए कि वो है क्या और क्यों है, क्या होता है इससे, ताकि वो जो है अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह ले सकें। अ, ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट ऑनलाइन क्राइम। तो जब भी कोई भी सोशल मीडिया है या फिर ईमेल है, उस पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स को है हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और जो भी बेस्ट सिक्योरिटी और प्राइवेसी है अपने लिए अप्लाई होती है, उसको एनेबल करके रखना चाहिए। जैसे कि इंस्टाग्राम पे पब्लिक अकाउंट कर सकते हैं, प्राइवेट अकाउंट कर सकते हैं। तो जो भी बेस्ट सुटेबल है उसको एनेबल करना चाहिए। इवन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कुछ दिन बाद अवेलेबल हो जाता है। तो कंटिन्यूअसली इसको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और बेस्ट बेस्ट जो सेटिंग्स हैं अपने लिए वो एनेबल करके रखना चाहिए। कभी भी अपनी कोई भी कॉम्प्रोमाइज इमेज या फिर पोस्ट या वो शेयर करनी नहीं चाहिए ऑनलाइन। जो कैमरेज हैं अपने फ़ोन के हो गए या फिर लैपटॉप के हो गए, अगर यूज़ में नहीं है तो उनको ऑफ कर देना चाहिए। एक्सेप्ट वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अननोन पीपल से। जो अटैचमेंट है वो भी ओपन नहीं करने चाहिए, चाहे ईमेल के थ्रू हो या फिर एसएमएस हो या व्हाट्सएप एसएमएस आया हो कोई अटैचमेंट, तो उनको सीधा सीधा ब्लॉक कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसा अटैचमेंट या फिर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्राइम है, जैसे कोई बुलिंग कर रहा है या फिर कोई मैसेजेस कर रहा है जो कि अच्छे नहीं है या फिर जो वल्गर हैं, या फिर कोई फिशिंग मेल आया, तो इस इन चीज़ों को हमको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए, ताकि ये हम कंप्लेन के लिए भी यूज़ कर सकें और दूसरे को अवेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकें जो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैं। साइबर सिक्योरिटी का सबसे अच्छा मतलब जो तरीका है अवेयर करने का लोगों को, वो जो हमारे साथ हो रहा है या जो हमारे जानने वालों के साथ हुआ है उसको शेयर करने से जो है वो अवेयरनेस फैलती है, तो वो हमको सबको करना चाहिए। इवन जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको भी हमको ये बताना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ हुआ है या किसी फ्रेंड के साथ हुआ है तो वो आपस में शेयर करें और उस पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करें। कभी भी कुछ ऑब्ससीन कमेंट या फिर मैसेज या फिर पर्सन हो तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए और कभी भी साइलेंस में सफ़र नहीं करना चाहिए। अभी अगर मोबाइल सेफ्टी की बात करें, पहले स्टैट्स देख लेते हैं। तो जो 80% जो साइबर थ्रेट्स हैं वो मोबाइल के थ्रू होते हैं, 15% डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू होते हैं, और 4% जो है अदर चैनल्स के थ्रू होते हैं। तो इसमें जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबके पास लगभग मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। इवन आपकी जो ऑडियंस रहेगी उसमें भी सबके पास मोबाइल अवेलेबल रहेगा। इवन लैपटॉप किसी के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल जो है वो ऐसी चीज़ है कि सबके पास ही रहता है। तो ये जो थ्रेट का खतरा रहता है वो मोबाइल फोन के थ्रू ज्यादा रहता है। तो इसके जो थ्रेट्स हैं वो एक तो डेटा लीकेज है। अभी डेटा लीकेज कैसे, ऐसे पानी की तरह लीक नहीं होता है। उसमें कोई ऐप्स हो सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप हैं, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जो हमने एक्सेस की है, वो हमारा कंटिन्यूअसली डेटा अपलोड कर रही है, अपने सिस्टम पे ले रही है या फिर उसको कहीं पे और पे शेयर कर रही है। कई बार जनरली बहुत सारे लोग फ्री स्टोरेज के चक्कर में फ्री स्टोरेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं और ऑटो बैकअप ऑन कर लेते हैं, क्योंकि उनको जबकि पता भी नहीं होता कि ऑटो बैकअप ऑन हो गया, उससे उनका सारा के सारा इमेजेस हैं या फोटो वीडियोस हैं वो सारी की सारी एक थर्ड पार्टी सर्वर पे चली जाएंगी, जो कि ना ही आपको पता है कि आपकी सिक्योरिटी या प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चली जाती है। तो डेटा लीकेज है, अनसिक्योर्ड वाईफाई है,
वो यूज़ करने से भी थ्रेट होते हैं, फिशिंग अटैक्स हैं। जैसे कि वो कॉल के थ्रू भी हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू हो सकते हैं, एसएमएस के थ्रू हो सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई लिंक आ जाए वैसा। इसके अलावा मालवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम में हो सकते हैं, और आपके सिस्टम का कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल ले सकते हैं, आपकी कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, तो वो वाले सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो जब भी जो हमको सेफ्टी मेजर्स जो हमको रखने हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करते टाइम, वहाँ सिक्योर इंस्टॉलेशन, नीड टू नो एक्सेस, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर्स। तो जो सिक्योर इंस्टॉलेशन है, वो जनरली क्या है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वो हमको एक पर्टिकुलर जो डेजिग्नेटेड ऐप स्टोर है। अगर एंड्रॉयड की बात करें तो प्ले स्टोर हो गया, अगर आईओएस की बात करें तो ऐप स्टोर हो गया। उनसे ही हमको डाउनलोड करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने थर्ड पार्टी कोई ऐप स्टोर डाउनलोड किया और वहाँ से हमने ऐप डाउनलोड चालू कर दी, क्योंकि जनरली होता क्या है, जो थर्ड पार्टी ऐप्स रहते हैं जो हम अननोन सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, उन पे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका डेटा ले लेंगे, या फिर उनमें ऐसा कुछ मलिशियस कोड डला हो जो आपके फ़ोन के लिए सही नहीं है, या आपके कैमरे को एक्सेस करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या आपकी लोकेशन ट्रैक करेगा। जब हम ये ऑथेंटिक ऑफिशियल स्टोर्स की बात करते हैं, तो उनमें वो जनरली पॉपुलर होते हैं, और उनके जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो वेल नोन होती है, सबको पता होती है। इवन कोई भी आप खोल के देखेंगे, उसमें भी डेटा सेफ्टी गाइडलाइंस ये सब मेंशन होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐप इन पे अपलोड होता है, तो इनकी गाइडलाइन को, उस ऐप को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो ये वाले ऐप वहाँ से हटा दिए जाते हैं। इवन वो क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये सब मेंटेन किया जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी ऐप इंस्टॉल करें तो वो यहाँ से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री डाउनलोडर वीडियो डाउनलोडर है तो हमने ऐसे डाउनलोड कर लिया, अभी वो वीडियो डाउनलोड के चक्कर में कुछ और भी कर रहा है, हमारी वीडियो अपलोड कर रहा है, हमारे फोटोज जो प्राइवेट फोटोज हैं वो अपलोड कर रहा है अपने सर्वर पे, तो ये सब इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है वो हमारा ओटीपी रीड कर रहा हो, तो इसीलिए ऑफिशियल स्टोर से ही हमको ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। नीड टू नो एक्सेस देना चाहिए, जैसे कि जोमेटो हो गया। तो अब हमको पता है कि ये इसको चाहिए लोकेशन परमिशन चाहिए, तो हाँ इसको लोकेशन परमिशन चाहिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अलाउ ऑलवेज अलाउ परमिशन, क्योंकि अगर ये ऑलवेज अलाउ करेंगे तो ये हमारी लोकेशन हमेशा एक्सेस करते रहेगा। अभी आस्क एवरी टाइम हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, तो इससे होगा क्या कि जब भी हम ऐप ओपन करेंगे वो हमसे पूछेगा कि हमको लोकेशन की परमिशन चाहिए, उस टाइम पे हम अलाउ करेंगे तो हम अलर्ट रहेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर ऐप हम यूज़ कर रहे हैं और ये हमारी लोकेशन यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमको हर बार ओपन करते टाइम वो पता चल जाएगा कि ये लोकेशन एक्सेस कर रहा है। सिमिलरली और भी एप्लीकेशन रहती हैं जो कि, जैसे कि जो आप थर्ड पार्टी कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें कई बार ऐसा रहता है कि टॉर्च वाला ऐप हमने डाउनलोड किया, वो कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है या फिर कॉल परमिशन मांग रहा है, तो वो इन सब से क्या करेगा वो, मतलब वो ठीक नहीं है वो चीज़ें। तो ये सब हमको ध्यान में रखना चाहिए कि परमिशन क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, एटलीस्ट 12 होना चाहिए। उसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, हमारा नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लोग आसानी से गैस कर सकते हैं। 12 डिजिट का होना चाहिए, उसमें कैरेक्टर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और सेम पासवर्ड हमको कहीं पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप बता देंगे। प्राइवेसी फीचर जो है वो हमको एक्सप्लोर करते रहने चाहिए, जैसे हमने वहाँ पर पहले से ही बात किया था। तो क्योंकि अभी कई बार ऐसा रहता है कि अ, हम अलाउ कर देते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो लॉक स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहे हैं। तो अभी मान लो फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन चोरी हो गया, और अटैकर ने कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया आपके फ़ोन से,
और जो आपका ओटीपी है वो नोटिफिकेशन के ऊपर ही दिख रहा है, मैंने उसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है लॉक। तो वहां से वो जो आपका ओटीपी है वो ले सकता है। तो उस तरीके की चीज़ हमको याद रख के ध्यान से डिसेबल कर देनी चाहिए, तो वो सब हमको ये प्राइवेसी फीचर्स में मिल जाएगा फ़ोन के। तो वो सब हमको ध्यान देना चाहिए। तो इवन कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, हमको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, वेरीफाइड ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए, जब भी कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं तो केयरफुल होना चाहिए, इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए अगर कुछ भी जो है वो सही नहीं है, या तो कोई हमको गलत मैसेज कर रहा है या फिर गलत पोस्ट कर रहा है तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। अ, कुछ क्या चीज़ें जो हमको नहीं करनी चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए जो कि जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको अननेसेसरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जो पर्सनल डिवाइसेस हैं, जैसे कि यूएसबी हो गया या फिर आपका सिस्टम हो गया, तो ये पब्लिक नेटवर्क्स या कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोड मलिशियस आ सकता है हमारे सिस्टम में। कोई भी जो लिंक्स हैं, अटैचमेंट हैं, मेल के थ्रू आते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आपको किसी ने पीडीएफ भेज दिया या फिर एपीके फाइल भेज दी, अगर वो सोर्स आपको पता है, आपको पता है कि इसमें क्या आने वाला है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, तभी उसको ओपन कीजिए। अगर वो आपके काम का नहीं है तो आप उसको ओपन मत कीजिए, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। तो जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग है वो कहाँ कहाँ करनी चाहिए, वो ये वाली पीपीटी में दिए गए हैं। जैसे कि जो बच्चे वगैरह हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पेरेंट्स, गार्डियन, टीचर को कंप्लेन करनी, शेयर करना चाहिए इनके साथ। जो कंपनी है वो cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेल कंप्लेन करना है तो cp.ncpcr@nhc.in पे रिपोर्ट कर सकते हैं, साइबर क्राइम। अगर फीमेल फिर जो बच्चे हैं उनका कोई कंप्लेन है तो WCD, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है ये, तो @gov.in इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर्स कुछ हैं, चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर है 1098-181, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए 1930 फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 112-181, और साइबर थाना में भी कभी भी कोई भी साइबर क्राइम है उसको जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। अभी जो ये सब इंफॉर्मेशन है इसके लिए सोर्सेस या कहाँ से ले सकते हैं, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स, जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कॉलेज में हैं, आपके यहाँ पे आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, आपको अलर्ट्स मिलेंगे। सिमिलरली साइबर स्वच्छता केंद्र है जो कि नॉर्मल लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है कि एंटीवायरस कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपको कैसे सिक्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ये सारी की सारी वेबसाइट पे आपको पैम्पलेट भी मिल सकते हैं जो कि आप अपने स्कूल कॉलेज में भी चिपका सकते हैं। या फिर इनमें से जो आपकी ये तीन नीचे वाली वेबसाइट हैं, ये स्टे सेफ ऑनलाइन, डिजिटल नागरिक और ये साइबर स्वच्छता केंद्र, ये आप पेरेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग इन सारी वेबसाइट्स पे विजिट करके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है और कैसे करना है, तो जिससे आप गाइड कर पाएंगे आगे। इसके बाद कुछ लर्निंग गेम्स हैं, वो आप पीपीटी में देख के उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो जब भी आप सेशन देंगे तो ये क्वेश्चंस अपनी ऑडियंस से पूछ सकते हैं, जिससे थोड़ा इंटरेक्शन बना रहेगा, जैसे हु इज़ स्मार्ट हेयर, हु इज़ सिक्योर हेयर, सोशल मीडिया फोटो शेयरिंग में किसको कौन सही है, हमेशा सही है या फिर सनी सही है, इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो आपको मतलब यूज़ करना है अपने सेशन के दौरान। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछ सकते हैं सेशन के बाद। ओके। इसके बाद
मैं साकेत सर को हैंड ओवर करता हूँ, कुछ सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। जो मेजर हमारा फ्लो था कि साइबर स्पेस आपको क्या करना है, क्यों आप ऑन बोर्ड हो रहे हैं, साइबर स्पेस क्या है, फिर साइबर सिक्योरिटी क्या है, फिर कुछ क्राइम्स, सिलेक्टेड क्राइम्स हमने बताए, वो भी आप क्यूरेट करेंगे अपने ऑडियंस के हिसाब से। फिर आपके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या आप कर सकते हैं उससे बचाव के लिए, और फिर इंसिडेंट रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये एक पूरा फ्लो हमने रखा है अपने अवेयरनेस वर्कशॉप स्लाइड्स का, जो ये आपसे शेयर होगा। थोड़े कुछ इधर उधर चेंजेस करके हम आपसे तुरंत बहुत जल्दी शेयर कर देंगे, 1-2 दिन में, जो आपको लेना है अपने वेन्यू पे जाके। अब 2-3 चीज जो शैलेंद्र ने बीच में बोला भी, ये हमें ध्यान में रखना है कि गेम्स जो इसने ये बताया, ये आपको चेंज करना है अपने ऑडियंस के हिसाब से। तो हमने कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं जो कवर करेगा मोर ओवर सब कुछ। लेकिन जैसे स्टूडेंट आपका है तो आपको उसके हिसाब से कुछ कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ डाल सकते हैं आप। ठीक है। फिर साइबर क्राइम भी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको लगता है कि ये रेलिवेंट नहीं है तो उसको आप हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कुछ आपको लगता है ऐड करना है तो एक बार हमसे कंसेंट ले लीजिएगा फिर ऐड करिएगा। और रेलिवेंट, क्योंकि अभी क्या करेंगे हम लोग कि आपके जितने भी मास्टर ट्रेनर आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और आगे भी जो जुड़ेंगे, हर एक मास्टर ट्रेनर को एक सीडेक का बंदा हम लोग असाइन कर रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट होता है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, इसको हाइड कर दूं क्या, इसको डिलीट करूं, इसको ऐड करूं, तो ये आप एक बार हमसे पूछ के करिएगा। ठीक है। एम आई क्लियर? आप लोग चैट पे या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अभी अभी हम लोग Yes, क्यों। sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो नाउ विल एंड द सेशन विद दिस। या सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आई होप कि आप क्लियर हो गया, कुछ इसमें डाउट नहीं है आपको। पहला चीज़ है कि बहुत लोग का ऑलरेडी वेन्यू डिफाइन हो गया है, लेकिन जिसका वेन्यू अभी डिफाइन नहीं हुआ है वो डिफाइन कर सकते हैं। और वहाँ जो भी अरेंजमेंट है, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग बैनर आपको देंगे तो आप हमें ऐसा भेज सकते हैं कि सर एक स्टैंडर्ड साइज बैनर हम लोग बना के भेज रहे हैं, हम लोग पोस्टर स्टिकर देंगे, तो वहाँ आपको चिपकाना है अपने क्षेत्र में जाके, अपने वेन्यू पे जाके। अलग अलग जहाँ पे साइबर थाना के बहुत डीएसपी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो उनको वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ पे पंचायत पे या यहाँ पे ऐसे 10 जगह में लगाना है, तो वहाँ जाके वो लगाएंगे, उसका फोटो हमें भेजिए। फिर आपको जो आप वर्कशॉप जिस दिन प्लान कर रहे हैं, आपको एक दिन करना है, किसी भी एक दिन जो हम आपको बताएंगे, उस एक दिन में आप इंश्योर करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आप जुटा पाए। और उसको आप जितना इंगेजिंग वे में बताएं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, सिर्फ हिंदी में एग्जाम्पल के साथ, बीच में क्वेश्चन पूछिए, ये सब गेम खिलाइए। तो ये सब आप कर सकते हैं। आपको आइडिया चाहिए तो आप हमें कॉल करके बिल्कुल पूछिए कि सर क्या क्या करवा सकते हैं और क्या गेम है, तो हम आपको हिंट देंगे। उसके लिए हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं। तो ये दूसरा चीज़ है। तो जितना, और मिनिमम हम चाह रहे हैं कि 50 लोग तो बैठें, 50 से 60 लोग बैठें, और मैक्सिमम आप जितना जुटा पाएं। फिर शेयर एंड डिस्प्ले पोस्टर जो हम लोग आपको देंगे वो उनसे शेयर करिए, चिपकाइए पब्लिक प्लेसेस पे, कंडक्ट कराइए। फिर एक आपके साथ कोई कोऑर्डिनेटर होंगे, आपके सहायक होंगे, आपके साथ कोई ना कोई जा ही रहे होंगे। हम लोग भी दो दो करके भेज रहे हैं, कहीं कहीं एक भेज रहे हैं, तो वहाँ आप जो पार्टिसिपेंट में से किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो उस इवेंट का फोटो ले ले, कुछ कुछ थोड़े थोड़े वीडियो बना ले, और फिर वो आपको एज ए रिपोर्ट हमें बाद में शेयर करना है। आपको सबसे एक अटेंडेंस शीट, कोई फॉर्मल नहीं है, एक फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, लेकिन उसमें सबका नाम और वो क्या करते हैं और उनका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो भी वो रेलिवेंट हो, और उनका सिग्नेचर, ये अटेंडेंस रिपोर्ट में चाहिए। और फीडबैक भी एक फॉर्म हम आपको देंगे, या तो गूगल फॉर्म हो सकता है, या तो हम प्रिंट आउट आपको सॉफ्ट दे देंगे, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो अटेंडेंस और फीडबैक का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और वो सबसे भरा के आप स्कैन करके या स्पीड पोस्ट हमें भेज सकते हैं। ठीक है। ये आपके मोर ओवर हाई पॉइंटर्स हैं। छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जो कुछ यहाँ मिसिंग है आपको लगता है, तो वो आप खुद से भी करिए, और हमें कॉल करके व्हाट्सएप में पूछिए एनी टाइम। इसके लिए कुछ हिचक नहीं है कि अभी भी, मान लीजिए अभी भी 2 घंटे का सेशन था हमारा, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो अभी आप Q&A उसमें पूछिए, डाउट रह रहा है तब बाद में भी पूछिए। इट इज़ ऑलवेज ओपन टिल द डेट। पॉइंट इज कि सर and ma'am, every one of us has to be well prepared for that day.
कि हम उस दिन अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, ज़्यादा लोग जुटें, उनका हम एक अच्छा रिपोर्ट बना के आप सबमिट मुझे कर पाएँ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा लोग को हम ये इंफॉर्मेशन दे पाए। ये सब चीज़ें हम आपको भेजेंगे सॉफ्ट में और हार्ड में बहुत जल्दी। ये कुरियर के थ्रू या फिर आपसे हम कम्युनिकेट कर लेंगे कि आप कहाँ से ले सकते हैं इसको। कोई पटना आ सकता है तो पटना हमारे यहाँ से लेके फिर वापस चले जाए, तो ऐसा हम मैनेज करेंगे। ये सब चीज़ें हम आपको देंगे। इन एडिशन ऑनोरेरियम भी रहेगा आप लोग के लिए। तो एक जो भी आप वर्कशॉप कराएंगे उसका रिपोर्ट सबमिशन के बाद 1500 ऑनरेरियम है। एज फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल इट इज़ डिफरेंट। तो वैसे जो आपको कम्युनिकेट किया गया है वैसे आपको ऑनरेरियम दिया जाएगा और ये सब किट दिया जाएगा। तो विद दिस वी आर एंडिंग, बट नाउ वी आर ओपनिंग फॉर योर Q&A। तो जो भी क्वेश्चन है एक एक करके आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके प्लीज।